तो आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे टॉपिक द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट आपकी बुक का मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें ज़्यादा करके बच्चों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसका मतलब क्या होता है ना? ये फॉरेन एक्सचेंज रेट बेसिकली होता क्या है? फाइन। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट में सबसे पहले एक टर्म आती है अपने पास, फॉरेन एक्सचेंज। ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है? ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज एक्चुअली रेफर्स टू फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी यानी कि हमारी करेंसी को छोड़ के, इंडियन रुपी को छोड़ के जितनी भी करेंसीज होंगी दुनिया की, वो सब हम लोगों के लिए होंगी फॉरेन करेंसी यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि अगर आप देखो यूएस डॉलर, यूरोस, पाउंड्स, येन, स्टर्लिंग्स एटसेट्रा। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट एक ऐसा रेट है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा डोमेस्टिक करेंसी है उसे हम फॉरेन करेंसी में कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, डोमेस्टिक करेंसी को हम फॉरेन करेंसी में कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट which is used to express the value of domestic currency in terms of foreign currency। देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज, तो एक यूएस डॉलर 60 रुपीज का है। तो यानी कि 1:60 दिस इज द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि हम ये समझेंगे कि अगर मुझे कोई एक यूनिट फॉरेन करेंसी का लेना है, फॉरेन करेंसी यानी अगर मुझे $1 अगर बाय करना है तो मुझे इंडिया की 60 रुपीज उन्हें पे करने होंगे। तो इसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब कि इफ यू वांट टू बाय अ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, how much will you pay in the value of domestic currency? That is the rate of foreign exchange। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपको 1 kg पोटैटोज लेने हैं तो आपको 50 रुपीज पे करने होंगे, तो वो 1 किलो आलू लेने के लिए हम 50 रुपए पे करते हैं, है ना। अब वो क्या है कि उसका रेट है। तो ऐसे $1 लेने के लिए हम 60 रुपए पे करते हैं, वो उसका फॉरेन एक्सचेंज का रेट है। क्लियर? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू, is the rate which is used to express the value of one currency in terms of another currency। फाइन। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट बेटा दो तरह का हो सकता है, ठीक है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट दो तरह का हो सकता है। देखो, it can be of two types। one is flexible exchange rate and the other is fixed exchange rate। ठीक है, अब समझेंगे फिर ये एक एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारा टॉपिक, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब फ्लेक्सिबल नाम से ही पता लग रहा है ना, जिसमें चेंजेस बहुत इजीली आ सकते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसमें रेट फिक्स्ड होगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है उसमें रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, हम मार्केट नहीं करती। उसमें मार्केट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, उसमें डिमांड सप्लाई का कोई रोल प्ले नहीं होता। ठीक है, जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती। इसको फिक्स करती हैं हमारी मार्केट फोर्सेस, यानी कि हमारी डिमांड एंड सप्लाई जैसी फोर्सेस। डिमांड सप्लाई फिक्स करेंगी फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्लियर? अब समझिए, सबसे पहले तो हमें अब ये पढ़ना होगा कि ये जो डिमांड है, ठीक है ना, ये डिमांड कैसे तय होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट की। बहुत सिंपल है, अगर हम इसको समझें तो बहुत सिंपल सी चीज है कि डिमांड कैसे तय होगा। देखिए, किसी भी चीज की तरह, जैसे किसी भी नॉर्मल गुड्स के केस में होता है कि प्राइस एंड डिमांड आर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। सेम चीज होगा बिल्कुल। डॉलर कुछ भी नहीं है। हम अगर बात करें, हम इस चैप्टर में मैं आपको सिर्फ एग्जांपल डॉलर की देती रहूंगी, ठीक है, ताकि आपको समझना इजी रहे। डॉलर कुछ भी नहीं होता, डॉलर एक नॉर्मल चीज है।
एक नॉर्मल वस्तु है, वो भी एक करेंसी की तरह है। कुछ करेंसी एक नॉर्मल वस्तु है, उसका कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस समझना है हमें, ठीक है। अब डिमांड के साथ क्या होगा, अगर बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहे, ठीक है ना, बाकी फैक्टर्स इफेक्ट ना करें, तो प्राइस एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स दे आर इनवर्सली रिलेटेड। वैसे ही इसका होगा, जैसे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब रेट भी तो एक प्राइस है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को अगर आप पढ़ोगे तो जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज होगा, एंड प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसे आप रेट भी बोल रहे हो, ठीक है, दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड, एंड द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी और एक्सचेंज, दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड। ये नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं। कैसे नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं, देखिए, जैसे एक एग्जांपल हम देखेंगे। देखो, मान लो एक एजम्पशन के बेसिस पे कि $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज, यहां पे, ठीक है, तब हम इसकी डिमांड करते हैं 200 यूनिट्स, क्लियर। पर अगर कल प्राइस इसका बढ़ जाए, यही $1 आपको 70 रुपीज में मिले, तो ये महंगा हो गया ना। बहुत सिंपल सी चीज, देखो एक चीज है, मान लीजिए कि ये एक चीज है, ये $1 है, जो कि पहले 50 रुपए में मिलता था, तो हम इसके 200 यूनिट्स ले लेते थे, 200 यूनिट्स ले लेते थे। पर अब ये महंगा हो गया, अब ये 70 रुपीज का मिल रहा है, तो हम इसकी डिमांड कम कर देंगे। चलो, हमने इसकी डिमांड कम करके हम मान लेते हैं कि ये 100 यूनिट्स अब इसकी डिमांड होंगी। तो देखिए, इसका कर्व कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, है ना। तो यानी कि जो कर्व हमारा होता है, ठीक है, द कर्व इज एक्चुअली, आई एम सॉरी, तो अगर आप देखोगे तो ये जो कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, बिल्कुल नेगेटिव स्लोप होगा इसका। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो जिन भी दो कमोडिटीज में या दो वेरिएबल्स में जब नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, तो कर्व विल स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये होता है हमारा सेम कर्व फॉरेन एक्सचेंज के लिए ड्रॉ। तो ये दिखाता है कि व्हेन द प्राइस राइजेस, द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स, व्हेन द प्राइस फॉल्स, द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइजेस, क्लियर। ऐसे ही अब हम देखते हैं, अच्छा फिर सप्लाई का क्या होगा, है ना। तो देखिए, सप्लाई की भी बात करते हैं इधर हम। सप्लाई में हमारा सप्लाई of foreign exchange and the price of foreign exchange, यानी कि प्राइस एंड सप्लाई दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस, द सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज आल्सो राइजेस, and when price of foreign exchange falls, the supply of foreign exchange also falls. देखिए एग्जाम्पल, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आज इसका जो प्राइस है फॉरेन एक्सचेंज का वो 50 रुपीज है फॉर $1, तो आप इसकी डिमांड करोगे, आप इसकी सप्लाई करोगे 100 की, ठीक है। कल जब इसका प्राइस बढ़ के हो जाएगा 70 रुपीज, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा सप्लाई करना चाहोगे फॉरेन एक्सचेंज, है ना। तो ये होगा अब 200 यूनिट्स। तो अब हो क्या रहा है बेसिकली, जब प्राइस बढ़ा तो देखो सप्लाई बढ़ गई है ना। तो जिसके कारण हमारा जो कर्व है वो स्लोप करेगा अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि इन दोनों में है पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्लियर, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है। देखो, इसके लिए हमें वापस एक चीज समझनी होगी, मैंने आपको भी बताया था कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, इस सिस्टम में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा, आई एम सॉरी, ठीक है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा वो डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्म में होगा, यानी कि जब डिमांड एंड सप्लाई मिलके तय करेंगी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना फिक्स करना है, कितना डिटरमिन करना है, ठीक है। अब यही चीज को अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे,
तो यहाँ हमने भी इतना पढ़ा कि डिमांड इस तरीके से, सप्लाई इस तरीके से। तो जहां ये इक्विलिब्रियम बनाएंगी, जहां डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाएंगी, वहीं पे आपका फॉरेन एक्सचेंज, वो प्राइस वहीं पे फिक्स हो जाएगा। जैसे हम समझ के देखते हैं, देखिए तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में रेट कहां फिक्स होता है? अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे फिक्स होता है। इक्विलिब्रियम मीन्स where demand for foreign exchange is equals to supply of foreign exchange। जहां डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज उसकी सप्लाई के बराबर हो जाएगी, इक्वल होगी, अब वहीं पे प्राइस फिक्स होगा। वो कैसे होगा, इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए अभी हमने समझा कि जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है ना। ये रहा नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व, है ना, और ये रहा हमारा पॉजिटिव स्लोप सप्लाई कर्व। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखिए ये इधर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये वाला, ठीक है ना, इधर इसका ये रेट फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? ठीक है। अब यानी कि इसकी इतनी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, इसे हम m बोल देते हैं, चलो ठीक है। अब यहां पे मान लो अगर ये वाला रेट फिक्स नहीं होता, अगर वो यहां हो जाए, अगर ये वाला होता, मान लो आप कह रहे हो कि मैम अगर ये बराबर नहीं होते, अगर ये यहां नहीं होगा तो या तो यहां फिक्स होगा या यहां भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। चलो एज्यूम करते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, बिल्कुल सही, एंड दिस इज अवर ओरिजिन, है ना। बहुत सिंपल चीज, अगर रेट OR नहीं फिक्स होता और OR1 हो जाए, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो ब्लू वाला कर्व है ये डिमांड है, तो यानी कि यहाँ क्या है, ये डिमांड कम है, आप देख पा रहे हो ये डिमांड जो है ये कम है और ये सप्लाई जो है ये ज्यादा है ना। तो क्या है यहाँ पे, सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड। बहुत सिंपल है, सप्लाई ग्रेटर है ठीक है, तो अल्टीमेटली प्राइस को नीचे आना पड़ेगा, यानी इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, जब सप्लाई फॉल करेगी। सप्लाई कब फॉल करती है, जब प्राइस फॉल करता है। प्राइस कैसे फॉल करेगा, वो R1 से गिरता हुआ R तक आएगा और R पे आके वो स्टक करेगा, ठीक है, जहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई फिर से बराबर हो जाएंगे। क्लियर? यानी कि अल्टीमेटली अगर ऐसा हो भी जाता है कि वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, वो OR1 पे फिक्स हो गया, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो OR1 पे फिक्स हो गया। अगर OR1 पे फिक्स हुआ है तो वेरी सिंपल, यानी कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। सप्लाई ज्यादा है तो सप्लाई को कम होना पड़ेगा, डिमांड के बराबर आना पड़ेगा, ठीक है। या मान लो डिमांड को बढ़ना पड़ेगा। अब दोनों कब होंगे, जब प्राइस गिरेगा। प्राइस गिरेगा यानी कि हमारा जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है उसे फॉल करना पड़ेगा। ये फॉल होगा तो डिमांड भी बढ़ सकती है, सप्लाई भी डिक्रीज हो सकती है, इक्विलिब्रियम तो बन ही जाएगा। तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए रेट को OR1 से OR पे आना ही होगा, वहां इक्विलिब्रियम पे फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाएगा। क्लियर? अब सेकंड केस भी बनता है, आप कहोगे R2 का, कि OR2 पे भी तो फिक्स हो सकती थी, अगर गिरता गिरता इतना गिर गया कि वो OR2 पे ही आ गया मान लो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखिए, इधर हमारी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। इधर क्या है बेटा, डिमांड इज ग्रेटर, इधर क्या है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो डिमांड अगर ग्रेटर है तो यानी कि या तो डिमांड को कम होना पड़ेगा, डिमांड को या तो कम होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, या सप्लाई को इंक्रीज होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। और दोनों कब होते हैं, जब रेट इंक्रीज करता है, जब प्राइस इंक्रीज करता है। यानी कि रेट को इंक्रीज होना पड़ेगा ताकि डिमांड या तो लोअर हो जाए या सप्लाई ग्रेटर हो जाए, यानी कि वापस से प्राइस जो है वो राइज करेगा
वो आर ओ आर तक जाएगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे जाके सेटल हो जाएगा. तो दिस पॉइंट where this demand for foreign exchange is equal to the supply of foreign exchange is known as the equilibrium rate of exchange, यानी कि par rate of exchange. आप इस चीज को ध्यान में रखिए. क्लियर? ठीक है. अब आगे फिर एक सवाल हमारे मन में आता है कि डिमांड सप्लाई तो कभी स्टेबल ही नहीं होते इकोनॉमी में, ये तो हमेशा चेंज होते रहते हैं. कभी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, कभी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, कभी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, कभी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है. फिर क्या होगा? तो रेट को तो बार बार चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इज वेरी अनसर्टेन, मार्केट इज वेरी अनस्टेबल, है ना. तो फ्लक्चुएशंस के साथ साथ इस पे क्या इफेक्ट आएगा, अब हम पढ़ेंगे उन फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट. ठीक है. अब फ्लक्चुएशंस देखो, या तो डिमांड में भी आ सकती हैं. फ्लक्चुएशंस हमारी सप्लाई पे भी आ सकती है ना. ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे इन फ्लक्चुएशंस के बारे में. अब फ्लक्चुएशंस भी देखो दो तरीके से हो सकती हैं, या तो डिमांड इंक्रीज करेगी या फिर डिमांड डिक्रीज करेगी. इसका रेट पे क्या इम्पैक्ट होगा, एक बार इस डायग्राम को देखिए, प्रैक्टिकली समझेंगे. देखो, ओ ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व. फाइन. ये आपका होगा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, है ना. अब चलो इमेजिन कीजिए कि मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो बढ़ गई है. ठीक है. अब डिमांड बढ़ गई है, तो डिमांड जब भी फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ेगी, ठीक है, वो कहाँ शिफ्ट करती है, वो राइट वर्ड को शिफ्ट करती है. तो वो तकरीबन यहाँ से क्रॉस करेगी, है ना. और जब डिमांड यहाँ से क्रॉस करेगी तो सप्लाई को यहाँ इक्वेट करेगी. तो इस हिसाब से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा वो ये वाला फिक्स हो जाएगा, R1. ठीक है, बिल्कुल सही. ये तो बहुत सिंपल सी चीज है. देखो, मान लीजिए ये डिमांड है, ये सप्लाई है. दिस इज द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, दिस इज सप्लाई. मान लीजिए डिमांड बढ़ गई है, तो सप्लाई तो नीचे है, ठीक है ना. अब क्या होगा, या तो डिमांड को नीचे आना पड़ना है या सप्लाई को ऊपर जाना पड़ना है. तो क्या होगा, डिमांड नीचे कब आती है, जब प्राइस राइज करता है, जब रेट राइज करेगा. तो रेट राइज करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और ऐसे हो जाएगा, है ना. तो यानी इक्विलिब्रियम बनाने के लिए रेट को राइज कर दिया जाएगा. तो देखो, यहाँ पे हमारा रेट राइज हो रहा है डिमांड के राइज होने के कारण. तो हम ये कह सकते हैं कि जब डिमांड बढ़ेगी तो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, राइज करेगा. बहुत सिंपल सी चीज थी ये तो. ठीक है. फिर एक चीज मैं आपको ये समझते हैं हम लोग कि मान लो फिर यहाँ पे हमारा जो $1 था वो 50 रुपीज का था. अब यहाँ पे यही $1 70 रुपीज का हो गया, है ना. इससे क्या हुआ कि यानी कि अभी तक एक चीज हमें 50 रुपीज में मिल रही थी, अब यही एक चीज हमें अब 70 रुपीज में मिल रही है. यानी कि हमारे तो रुपीज की वैल्यू ही नहीं है कुछ. मतलब कि 20 रुपए की वैल्यू वो तो डाउन ही हो गई, वो तो फॉल कर गई. यानी कि पहले हमें 50 रुपए में भी एक चीज मिल जाती थी, अब 70 रुपीज में जाके वो चीज मिल रही है. यानी 20 रुपीज से हमारी करेंसी की तो वैल्यू डाउन हो गई ना. तो वो जो वैल्यू डाउन हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो यहाँ पे आपको समझनी थी कि करेंसी डेप्रिसिएशन मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसीज डिक्रीजेस ड्यू टू सम फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट फोर्सेस, एंड दैट फ्लक्चुएशन कैन बी वन फ्लक्चुएशन कैन बी द इंक्रीज इन डिमांड. आपको मेरी इतनी बात समझ में आ ही रही होगी, है ना. तो देखो कि बहुत सिंपल, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो रेट बढ़ा, रेट बढ़ा. हमने देखा एक चीज 50 रुपीज में मिल जाती थी, अब वही चीज हमें 70 रुपीज में मिल रही है. यानी कि अब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है ना. तो हमारी करेंसी की जब वैल्यू कम होती, दैट इज कॉल्ड करेंसी डेप्रिसिएशन. क्लियर? ठीक है. अब सेकेंड केस हम इसी सेम डायग्राम में कंसिडर करते हैं, उसे भी हम, ठीक है, हम व्हाइट कलर से करेंगे इसको ड्रॉ. अब जब डिमांड डिक्रीज होगी, अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ें, तो डिमांड जब भी डिक्रीज होगी वो बैकवर्ड की ओर शिफ्ट करती है, लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट करती है. तो ऑलमोस्ट वो यहां से क्रॉस करेगी.
है ना, यहां से वो क्रॉस करेगी, ठीक है, D2। तो अब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है सप्लाई के साथ, तो अब जो रेट है वो बेटे यहाँ फिक्स होगा, यानी कि R2 पे फिक्स होगा। अब यही 50 रुपीज वाला डॉलर हमें 30 रुपीज में मिल रहा है। बिल्कुल सिंपल, वही चीज देखिए, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, अब डिमांड डिक्रीज हो गई है, सप्लाई ज्यादा है, तो या तो डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, या सप्लाई को नीचे आना पड़ेगा इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। तो होगा क्या, देखिए डिमांड ऊपर कब चढ़ेगी, जब प्राइसेस फॉल करेंगे, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है ना। सप्लाई नीचे कब आएगी, जब प्राइस फॉल करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो प्राइस फॉल करेगा, प्राइस फॉल करने से ये दोनों बैलेंस में आएंगे और वहां रुक जाएंगे जहां पे इक्विलिब्रियम डिटरमिन हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे तो हम ये बात कर रहे हैं कि सप्लाई तो स्टेशनरी एज्यूम करी हुई, सप्लाई तो चेंज ही नहीं हो रही है ना, पर डिमांड डिक्रीज हो चुकी है, तो डिमांड इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे प्राइस गिरता जाएगा, ठीक है ना, हमारा सॉरी प्राइस हमारा गिरता जाएगा, डिमांड हमारी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और इक्विलिब्रियम बन जाता है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, देखो डिमांड डिक्रीज हुई तो रेट भी डिक्रीज होगा, यानी अब यही 50 रुपीज वाला डॉलर हमें 30 रुपीज में मिल रहा है, यानी एक चीज जो अभी तक हमें 50 रुपीज में कोई बेचता था, आज वो हमें 30 रुपीज में बेच रहा है, यानी कि हमारी करेंसी की तो वैल्यू बढ़ गई है 20 रुपीज से। तो जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन। तो ये है करेंसी एप्रिसिएशन। अब ये दोनों केसेस आपको अपने माइंड में रखने हैं, डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ता है, जब जब रेट बढ़ेगा हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, कोई चीज महंगी हो रही है उससे हमारी करेंसी की वैल्यू तो देखो कम होनी ही है ना। अब डिमांड जब कम होगी तो रेट कम होगा, उससे होगा हमारा करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा सप्लाई की। अगर सप्लाई में चेंजेस आए तो देखो सप्लाई में चेंजेस कैसे आएंगे, या तो सप्लाई ने इंक्रीज करना है या तो सप्लाई ने डिक्रीज करना है। सेम इसी तरह हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें दोनों केसेस को हम पढ़ेंगे। ये हमारा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ये हमारा सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, जहां पे ये बराबर हो रहे हैं दैट इज अवर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। वेरी सिंपल है ना, बड़ा आसान है ये तो देखो समझने के लिए। अब बात कहाँ आ रही है जो आपको मेन समझना है, देखो मैंने डायग्राम को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रखा कि मैंने बहुत ज्यादा ओवर लेबलिंग नहीं करी, वो सब कुछ आपको पता है ना। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट समझा रही हूँ। मैं अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा इनफ लेबलिंग करूंगी तो शायद आपको वैसे ही जैसे आपको अपनी बुक्स में से पढ़ना मुश्किल लगता है, तो शायद यहाँ भी समझना मुश्किल लगेगा। यहाँ पे मैं आपको समझाने आई हूँ एक टॉपिक, क्लियर, ठीक है, इसीलिए मैं लेबलिंग कम से कम यूज कर रही हूँ, क्लियर। अब देखो, तो एक बार हमने रेट तय किया OR रेट ऑफ एक्सचेंज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है। अच्छा अगर सप्लाई मान लो, अच्छा इसकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थोड़ी सी अब लेबलिंग के साथ भी चल लेते हैं, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे मान लो हमारी सप्लाई जो है वो इंक्रीज करती, सप्लाई इंक्रीज करेगी तो वो भी राइटवर्ड शिफ्ट करती है, तो यानी कि वो यहाँ से क्रॉस करेगी बेटे, यहाँ से, ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे यहाँ से क्रॉस करेगी S1 कर्व। तो यहाँ पे देखो अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन रहा है, नीचे है इक्विलिब्रियम, ये था E इक्विलिब्रियम, ये है E1, ठीक है। अब E1 पे अगर आप देखोगे तो रेट भी नीचे आएगा, क्योंकि अब नीचे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो रेट फॉल किया R1। R1 पे बेटा आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा N, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने इनफ लेबलिंग के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है। देखो बहुत सिंपल है, ये डिमांड है ये सप्लाई है, सप्लाई इंक्रीज कर गई है, सप्लाई इंक्रीज कर गई है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। अब क्या होगा, अब रेट फॉल करेगा, रेट फॉल करेगा ताकि सप्लाई फॉल कर जाए, सप्लाई वापस अपनी जगह पे आए और वो डिमांड के बराबर हो जाए, क्लियर। तो देखो रेट फॉल करेगा, ठीक है, ताकि सप्लाई फॉल कर जाए, उतना ही वो फॉल करेगी जितना ये जो चेंज है ना, ये इतना ये फॉल करेगी, ये ऊपर चढ़ेगी। आपको मेरी बात समझ में आई है ना, तो उसको इतना ही, ताकि वो इतना ही चेंज जो है वो ऊपर वापस लेगी और ये जो रेट है वो वापस OR पे जाके डिटरमिन होगा, क्लियर। यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है,
अगर मान लो कि मैं इसको रुपीस की फॉर्म में समझूं, यानी कि अभी तक $1 50 रुपीज में सप्लाई हो रहा था, ठीक है। अब वही $1 30 रुपीज में सप्लाई हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि इससे रुपीस की वैल्यू बढ़ रही है, रुपी की, तो रुपी की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, करेंसी एप्रिसिएशन। तो जब जब सप्लाई बढ़ेगी रेट डिक्रीज होगा, रेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, करेंसी एप्रिसिएशन। क्लियर? आप यहां भी देख चुके हो ये सेम चीज कि जब जब रेट डिक्रीज होगा तब तब क्या होता है, करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, बढ़ती है करेंसी की वैल्यू। क्लियर? अब मान लो जो हमारी सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होती है तो वो अपवर्ड शिफ्ट करती है कुछ ऐसे, है ना। तो S2 इक्विलिब्रियम बनेगा E2, ठीक है ना, रेट फिक्स होगा R2। वही सेम चीज, सप्लाई डिक्रीज हो गई है, अब क्या होगा, अब रेट बढ़ेगा, रेट इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी। पढ़ के आए हैं ना पीछे कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, रेट इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होकर वहीं रुक जाएगी जहां वो इक्विलिब्रियम बना रही है। सप्लाई देखो अब क्या हो रहा है, इंक्रीज होती होती वो राइट को शिफ्ट करेगी, वो वापस यहाँ आएगी और अपने OR के इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज पे वो सेटल हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब सप्लाई बढ़ी, सप्लाई सॉरी डिक्रीज हुई, तो हमारा जो रेट है वो इंक्रीज हुआ, यानी कि अब वही 50 रुपीज वाला जो डॉलर है, ठीक है, अब वो 70 रुपीज में सप्लाई हो रहा है, तो इससे हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन। ठीक, यहाँ पे बहुत सिंपल हम एक विजन देख पा रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई के चेंजेस के साथ रेट्स में क्या चेंज आता है और उससे हमारी करेंसी पे क्या इफेक्ट होगा। देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि डिमांड जब जब इंक्रीज होती है तो रेट इंक्रीज होता है ना। डिमांड जब जब फॉल होती है तो रेट फॉल होता है। अब इसको इसके साथ आपको अगर समरी अगर मैं आपको इसकी बताऊं तो बहुत इजीली आप समझ सकते हो। देखो डिमांड का इंक्रीज होना यानी कि सप्लाई का डिक्रीज होना, ये चीज है बेटे। ये डिमांड सप्लाई बराबर थे, डिमांड इंक्रीज हो गई तो मैं यही बोल सकती हूँ कि सप्लाई डिक्रीज हो गई, सप्लाई तो नीचे है, ठीक है। तो डिमांड इंक्रीज होना इज एक्चुअली सप्लाई का डिक्रीज होना, इम्पैक्ट वही रहेगा, रेट बढ़ेगा और इन दोनों का जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, करेंसी डेप्रिसिएशन। तो आप देख पा रहे हो डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई डिक्रीज हुई, दोनों का जो इम्पैक्ट है दैट इज करेंसी डेप्रिसिएशन। क्लियर? और डिमांड जब फॉल करेगी, डिमांड का फॉल करना मींस सप्लाई का राइज करना, डिमांड का फॉल करना मींस सप्लाई का राइज करना, ठीक है। तो डिमांड का फॉल करना मतलब सप्लाई का राइज करना, यानी कि रेट जो है उसने फॉल ही करना है, और जब जब रेट फॉल करता है तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन। फाइन, तो यहाँ तक आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे हम एक चीज को समझते हैं। देखिए तो अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, एक क्विक समरी, एक क्विक गो थ्रू करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो फॉरेन एक्सचेंज है, दिस फॉरेन एक्सचेंज इज एक्चुअली द फॉरेन currency, and this foreign exchange rate is the value of foreign currency in terms of domestic currency, या इट कैन बी वाइस वर्सा एज वेल, ठीक है। कि जब भी आप एक करेंसी को मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की फॉर्म में करोगे। आप ये कह सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू यू विल हैव टू पे टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्लियर? कि अगर एक फॉरेन करेंसी का यूनिट अगर आपको खरीदना है तो आपको अपनी करेंसी में कितना पे करना पड़ेगा, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। क्लियर? फिर हमने पढ़ा कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं ये दो तरह के होते हैं, वन इज फ्लेक्सिबल एंड द अदर इज फिक्स्ड।
जिसमें से हमने फिक्स्ड की अभी बात नहीं करी है, सिर्फ फ्लेक्सिबल समझा है। तो फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है इसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोट करता रहता है, ये स्टेबल नहीं रहता, ये फ्लोट करता रहता है, ये चेंज होता रहता है, ये फ्लक्चुएशंस के साथ चलता है। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और ये कैसे डिटरमिन होता है? डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के साथ, ये मार्केट फोर्सेस के साथ होता है। 1970s के बाद से जो हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का ही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले हम फिक्स एक्सचेंज रेट पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। अब मार्केट में जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस पे किया जाता है। उसकी डिमांड एंड सप्लाई को देखा जाता है, जो उनका फ्री प्ले है वो रेट को तय करता है, इसीलिए वो मार्केट को अनस्टेबल बनाता है, ठीक है। अब आगे अब ये भी कैसे फॉलो करेंगे, अब ये भी कैसे डिटरमिन करेंगे इस रेट को? तो आप देख सकते हो जहां पे ये इक्विलिब्रियम पे होंगे, तो इक्विलिब्रियम जहां पे बनेगा यानी कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, वहां पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाएगा। अच्छा, मान लो फिर दो कंडीशंस आती हैं कि अगर डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, तो टू सिचुएशंस अराइज। या तो डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, या डिमांड कम होगी सप्लाई से। जिसे आप ये भी कह सकते हो कि सप्लाई लेसर होगी डिमांड से, या सप्लाई ग्रेटर होगी डिमांड से। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जब भी डिमांड ज्यादा होगी या सप्लाई कम होगा तो रेट इंक्रीज करेगा, जिससे कि क्या होगा, हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन। और जब भी डिमांड सप्लाई से कम होगी यानी कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगी, तो इससे हमारा रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल करेगा, जिसे हम बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। तो दिस डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, दे आर एक्चुअली द डिक्रीज और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन सॉरी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यानी कि दिस करेंसी डेप्रिसिएशन एंड दिस करेंसी एप्रिसिएशन is the rise, is the fall or rise in our value, in our domestic currency's value, due to the free play of market forces, that is demand and supply. यानी कि currency depreciation is the decrease in the value of domestic currency due to increase in demand or decrease in supply, and this currency appreciation is the rise in the value of domestic currency by because of decrease in demand और इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे आके हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का सिस्टम का एक अंडरस्टैंडिंग, कॉमन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसकी डिमांड, इसकी मैरिट्स, इसके डीमैरिट्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे, और आने वाली क्लासेस में हम समझेंगे एक तो इनके मैरिट्स डीमैरिट्स दोनों सिस्टम्स के, फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में हम समझेंगे, फिर स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।